कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। टूट के बरसे और फिर थम जाए, दोस्ती सावन भी नहीं कि जोर से बरसे और फिर थम जाए, दोस्ती आग भी नहीं जो सुलगे भड़के और राख हो जाए, दोस्ती आफताब भी नहीं कि चमके और फिर डूब जाए, दोस्ती फूल नहीं कि खिले और फिर मुरझा जाए। अरे दोस्ती तो सांस है, दोस्ती तो सांस है, जो चले तो सब कुछ और अगर टूट जाए तो कुछ भी नहीं। दोस्त तो एक ऐसा चोर है जो आंखों से आंसू और चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथ की लकीरों को भी बदल दे। मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, गमों को बांट लेते हैं दोस्त, ना ये रिश्ता खून का ना रिवाजों से बंधा हुआ, फिर भी जिंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। तो आज डॉक्टर साहब के साथ दूसरे डॉक्टर साहब एक दोस्त की तरह मिले हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए आप इतनी दूर, कहाँ कोई आता है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्वीटी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बताया। सच में ही आपने ट्रू दोस्ती के बारे में कहा सर। तो अभी इसके बाद मैं जगदीश अग्रवाल जी को बुलाना चाहूँगी। दोस्तों नमस्कार, मैं खुराना जी का वेलकम करता हूँ और खुराना जी को मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं आई एम ए न्यूमिस्मेटिस्ट, जैसा कि आर्कियोलॉजी का ब्रांच है और एंशिएंट इंडिया पे मैंने गुप्ता और कुषाण कॉइन्स पे स्टडी की है और मुगल पीरियड जो 1530 से 1857 तक का, बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक का है, उसमें मेरे कम से कम 200 आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। और जो कि मेरे आर्टिकल जितने भी हैं वो पुराने सिक्कों से कनेक्टेड हैं कि भाई सिक्कों के साथ में राजा का क्या है, तो मैं भी एक चाहता था। तो मेरा ये कहना है कि नो योर कंट्री, नो योर कॉइन, नो योर हिस्ट्री, नो योर कॉइन। तो कॉइन के माध्यम से मैं लोगों को इतिहास से परिचित कराता हूँ और मुझे आज बड़ी खुशी भी खुराना साहब को देख के, इनसे मिल के। तो आशा है कि भी और थोड़ा बाद में मुलाकात होगी। तो जहाँ तक बॉलीवुड का संबंध है, तो बॉलीवुड में भी मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च चलती रहती है
तो मैं आज बात करूंगा मुकेश जी का। मुकेश जी और नौशाद दोनों काफ़ी गहरे मित्र थे और दिलीप कुमार साहब जो थे उनकी चाहे वो फिल्म मेला हो, बाबुल हो, चाहे अंदाज हो, सब में दिलीप कुमार का प्लेबैक मुकेश दिया करते थे। और राज कपूर साहब की जो पुरानी पिक्चरें थी उसमें प्लेबैक मोहम्मद रफ़ी रहते थे। फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार का प्लेबैक दिया मुकेश ने और राज कपूर का प्लेबैक दिया था रफ़ी ने। 1951 में फिल्म अंदाज रिलीज हुई और 1951 में फिल्म बरसात रिलीज हुई। तो अंदाज के मुकाबले में बरसात के गाने ज़्यादा हिट हो गए, जो नौशाद साहब को बड़ा बुरा लगा। तो उसका एक कारण ये था कि राज कपूर और नरगिस का जो प्रेम था वो नौशाद साहब को नहीं जमता था, क्योंकि एक हिंदू हीरो एक मुसलमान हीरोइन से संबंध रखे वो उनको नहीं जमता था। तो उन्होंने मुकेश को बुला के कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम आज से राज कपूर के लिए गाना बंद कर दो। और वो अच्छा आदमी नहीं है। तो मुकेश ने कहा कि नहीं साहब, राज कपूर ने मेरे को ब्रेक दिया है तो मैं राज कपूर को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो कहा कि तब तुम मुझे भूल जाओ, मैं आज से तुमको पिक्चरों में नहीं लूँगा। तो 1951 से लेकर 1971 तक 20 साल तक नौशाद साहब ने मुकेश का बायकॉट किया और मुकेश को अपनी पिक्चरों में नहीं लिया। मुकेश को कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाद में 71 के बाद में एक फिल्म साथी आई थी, फिर उसके बाद में नौशाद साहब ने वापस मुकेश को लेना चालू किया। तो आज उन्हीं मुकेश का मैं एक गाना सुनाता हूँ फिल्म अंदाज का। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर का मारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का नींद हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंगे लैप तराना। दिल जो दुखे आंसू न बहाना, ये तो है ढंग पुराना। इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। थैंक यू। बहुत बढ़िया करवा दी। पुरानी यादें फिर से कहते हैं ना, पुराने की तो पुराने हैं, बहुत। और देखिए सब गा रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ऐसे ही होना चाहिए। और अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी सरदार जगपाल सिंह सिद्धू जी को। वो जानते हुए भी अनजान बने बैठे ने। जुबान तो बड़ी लंबी है पर फिर भी बेजुबान बने बैठे ने। गिनतियां मिनतियां च उलझे ने, हिसाब करके भी बेहिसाब बने बैठे ने। अखा मटका बोल तो जाते ने सब कुछ, 44 दफ़ा वांगू फिर भी 44 दफ़ा वांगू फिर भी जनाब बने बैठे ने।
ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਔਕਾਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਔਖੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 65 ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 60 ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੌਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਫੰਘੋਂ ਉੜਦੀ ਡਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਖਰਮਸਤੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਨੂਰ ਝਲਕੇ ਮਸਤੀਆਂ ਹੀ ਮਸਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਖੇਡੇ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚ ਲਾਵੇ ਤਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੀਵੇ ਪੈਗ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਲੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਘੁੰਮੇ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੀਨੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਉਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਪਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है कि जो इंजॉय यहाँ पे सीनियर्स कर रहे हैं वो शायद और किसी कंट्री में शायद ही कोई करता है यार। वो तो आपने देख ही दिया हमारे पिछले फंक्शन में, कोई सीनियर लग ही नहीं रहा था। इतने सज धज के सब आए थे, डांस कर रहे थे, गा रहे थे, कोई सीनियर नहीं लग रहा था। और इतना एंजॉय तो मेरे को लगता है यंग जो बच्चे हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि बेचारे नौकरी में फंसे होते हैं। और हमें तो कोई अब फिक्र ही नहीं है, बस मज़ा करना। तो अभी मैं देवेंद्र गिरा जी से प्रार्थना करूँगी, वो अपना गीत। हेलो सबको, प्यार भरी नमस्कार। मैं क्लब में सिर्फ 2 कारण की वजह से आता हूँ। पहला, बहन भाई का प्यार मिलता है, नहीं। दूसरा, मैं कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अच्छा माने या बुरा माने, और गाने भी जो है वो पुराने सुरों के होते हैं। कभी मुकेश जी की बात हो रही थी तो मैंने पहले इस क्लब में सुना चुका हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की। और एक और गज़ल है उनकी, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, बड़ा पुराना गाना। ओके, तो आप उसकी उदासी पे मत जाइए, सुनो पे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। गोमुद्दते हुई है किसी से जुदा हुए, गोमुद्दते हुई है किसी से जुदा हुए। दिल लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। आने को आ चुका था किनारा भी सामने, आने को आ चुका था किनारा भी सामने। खुद उसके पास ही मेरी नैया गई
जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है। दिल का मामला है कोई दिल लगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। ये चाँद ये हवा ये फिजा सब है मातुमा। ये चाँद ये हवा ये फिजा सब है मातुमा। जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गम में जिंदगी नहीं। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया गाया जी। हाँ यही बोले। ये हमारा जो स्टेज है यहाँ पे सीनियर्स का, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है खुराना साहब कि यहाँ आकर हम अपना बचपन जवानी सब दोहराते हैं और वही पुरानी यादें जो है हम उनको यहाँ पे ताज़ा करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि यहाँ के सीनियर जो है वो बूढ़े तो होते ही नहीं, वो हमेशा जवान रहते हैं। हमारे ये भाई साहब आई थिंक 88, ये 88 के हैं और पुराने एयरफोर्स के हैं ये ऑफिसर। और आप देखिए एयर इंडिया, इंडियन। और आज देखिए आप अभी तक ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये पहले, बल्कि यहाँ आए थे तब तो इतने नहीं थे होशियार, अभी ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे बचपन आपको बोला दोहराया जाता है। और इसी तरह से हमारे एक भाई साहब अभी आए नहीं आज, वो तो 97, 98 हो गए। तो इस तरह से हमारे मेंबर्स जो हैं बहुत हर तरह से आते हैं। आप सब बहन भाइयों का हक है, आपको प्यार पूरा होने नहीं देता ना होंगे। डॉक्टर खुराना से कहूँगा, डॉक्टर खुराना से कहूँगा कि वो आएँ और अपना हिस्ट्री का वो जो करते हैं। हाँ जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा। और देखो, एक है इंडिया और एक है ग्रेटर इंडिया। तो ट्रूली यू पीपल आर ग्रेटर इंडिया। और जितना आप लोगों ने, मैं कहूँ कि इंडिया को प्रोजेक्ट करने में कंट्रीब्यूट किया है, आपकी स्टेटमेंट्स नहीं, आपके एक्शंस, तो वो रियली हम सबके धन्यवाद डिजर्व करते हैं। और मैं बहुत बहुत सारा आपका धन्यवाद करता हूँ। सब्रवाल साहब के बारे में तो एक ही बात बताऊंगा, अगर ये फ्री घूम रहे हैं तो ये इनके ठीक ठाक होने का सबूत है। इनके दो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, वरना कभी अंदर हो जाते हैं। अगर कुछ थोड़ा बात की होती तो ये आपको दिखाई ना देते। और मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन भी है और बड़ी मुश्किल का दिन भी है। मुश्किल का दिन तो ये है कि एक तो सारी कहानी लेके लोग बैठे हैं और मुझे याद ही नहीं। सब्रवाल साहब क्या काफी थे, अब मैडम भी आ गए। और दूसरा, इससे बड़ा मुश्किल जगदीश अग्रवाल जी से है
अब मैं क्या कहूँ? अरे सिक्के कभी झूठ नहीं बोलते, हिस्ट्री कभी सच नहीं बोलती। तो मेरी तो बहुत बड़ी आफत हो गई। तो इसलिए अब मैं हिस्ट्री की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा खतरे का काम है। आजकल मैं 2 महीने पहले, मतलब 1.5 महीना पहले आया, तो साल के मैंने कलर एंजॉय किए। और आजकल मैं सड़क पे पत्तों को उड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पीछे एक इंसिडेंट है। एक बार यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स डिबेट कर रहे थे कि जब कोई योगी उसको ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके बाद वो एक्ट कैसे करता है? वो तो मुक्त हो गया, मुक्त हो जाता है, तो फिर वो एक्ट कैसे करता है? उसमें संस्कृत के स्कॉलर भी थे और काफी डिबेट हो रही थी। तो जब कोई फैसला नहीं पहुंचा तो वहां एक बूढ़ी माँ भी बैठी थी जो कभी किसी स्कूल में नहीं गई। तो परेशान हो गए, कहा कि माँ को भी पूछ लेते। तो माँ ने कहा, कहते हैं कि जैसे पत्ता पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है और उसके बाद भी वो दौड़ रहा है, तो क्या पत्ता दौड़ रहा है? कहते पत्ता तो नहीं दौड़ रहा। क्या पत्ता की कोई इच्छा है? पत्ते की कोई इच्छा भी नहीं है, तो वो उसको वायु दौड़ा रही है। ऐसे ही जीवन मुक्त को उसका कोई इच्छा नहीं होती, मगर उसकी तरफ उसको दौड़ा रही होती है। मुझे लगा क्योंकि उस अनपढ़ माँ के सामने, अनपढ़ तो नहीं कहूँगा, मतलब इन द सेंस कि जो कभी स्कूल नहीं गई, तो हमारा ज्ञान भी क्या करेगा, हमारा ज्ञान भी क्या करेगा। तो बहुत जो मैंने एक्चुअली महसूस किया, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला एंगल तो है ही है कि भाई वो जो है बहुत सारे इवेंट्स हैं और नेचुरल बात है, मगर उसमें बहुत सारे और सवाल हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। देखो अभी न्यूमिस्मेटिक्स की बात आई, सिक्कों की बात आई, तो मेटल की बात आती है। अब आप देखो, सब हिस्ट्री झूठ बोल सकती है, क्या मेहरौली की लोहे की लाठ झूठ बोलेगी? क्या वो गुप्ता पीरियड की बात कर रहे थे, वो गुप्ता पीरियड की लाठ है, वो 1700 साल पहले की लाठ है, 400 के करीब या 500 के करीब, मतलब वो, तो क्या वो झूठ बोलेगी? और आज तक उसमें जंग नहीं लगा। क्या आप लोग दुनिया घूमते हैं, क्या आपको किसी ऐसे दूसरे स्ट्रक्चर का पता है जिसमें 1600 साल में जंग ना लगा हो? नहीं, ये तो बात छोटी है, ये तो बहुत छोटी बात है। जरा ये अंदाजा लगाइए कि किस टेम्परेचर पे उस मोल्टन को पिघलाया गया होगा कि वो कहीं फ्लो ना रुके, अब वो सिंगल पीस पूरे का पूरा तैयार हो जाए, उसमें कोई जॉइंट ना है, कोई क्रैक ना है। उस फर्नेस का टेम्परेचर क्या होगा? नहीं, अभी भी बात नहीं बनी। जिस बर्तन में वो मोल्टन पिघलाया गया होगा, उस मोल्टन को पिघलाने वाले बर्तन की क्वालिटी क्या होगी? और फिर जिस सांचे में इतनी लंबी मीनार को डाला गया होगा, इतनी लंबी मीनार को किस हाई टेम्परेचर पे डाला गया होगा, तो ये तो एयरफोर्स वाले बताएंगे कि उस सांचे की क्वालिटी क्या होगी। तो क्या इसके आगे भी आपको कोई मुझसे सबूत चाहिए कि आप क्या हैं? आप तो वो सांचा है, आप तो वो सांचा है जिसमें ढल के मेहरौली की लाठ तैयार होती है। दोस्तों, अब अगला सवाल, 50 साल पहले आप में से जो कुछ लोग आए थे, तो उस समय इंडिया की पहचान क्या थी? बहुत सारे लोग, खासकर अमेरिका में, इंडिया को सपेरों का देश कहते थे, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फॉरेनर आता था,
सबसे ज्यादा उसको स्नेक चार्मर्स घेरते थे कि साहब देख लो, हमारा शो देख लो। और आपको ताज्जुब होगा कि इतने सारे स्नेक चार्मर, कोई भालू को नजारा होता था, आपने जरूर देखा होगा। और पक्का अगर वो नहीं देखा तो बंदर तो जो मैडम करी है 100% सबने देखा। तो इतने सारे लोग इस किस्म के प्रोफेशंस में कैसे आए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई भी मदारी नहीं, ये कोई भी भालू वाला नहीं, ये सारे के सारे फ्रीडम फाइटर थे। ये सारे के सारे फ्रीडम फाइटर थे। अरब ट्रैवलर इब्न बतूता जो मोहम्मद तुगलक के टाइम में यहाँ पे आया, और डू यू नो हाउ मच ही ट्रैवल्ड? 3700 माइल्स। मोरक्को का है, और मोरक्को से लेके उस बंदे ने कोई कोरा नहीं छोड़ा, यहाँ तो आया, चीन गया। मतलब उस बंदे का कंपैरेटिव एनालिसिस। और वो लिखता है कि जंगलों में लोग रह रहे हैं, जंगलों में कहता है लगातार लड़ाई चल रही है। और हाँ, ये जरूर बात है कि मुसलमानों का पलड़ा भारी होना और लड़ाई ना होना, ये दो अलग बातें हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए कि किस, और यही वो लोग थे। उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो सुल्तानों ने जंगल काटे, फिर मुगलों ने जंगल काटे, और ब्रिटिशर्स ने तो इंतहा कर दी। अब जरा सोचिए, 5 पीढ़ी से या 10 पीढ़ी से जो लोग जंगल में रह रहे हैं, वो जंगल कट गया, वो शख्स रोटी के लिए क्या करेगा? तो जरा अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा स्ट्रगल इसमें इन्वॉल्व है। आप जाके नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ये तो नजर नहीं आएगा। मेवाड़ का जो लोगो है वो आप उसमें नेट पे दिख जाएगा आप। और इसके नीचे जो, इसमें एक तरफ तो राजपूत है, दूसरी तरफ एक भील है या किसान है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो है जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तेही राखे करतार। तो दोस्तों, हम हारे भी क्यों? क्योंकि धर्म को नहीं छोड़ा। क्योंकि ये समझ आ चुकी थी कि अगर धर्म छूट गया तो फिर जीत के भी हार जाएंगे। हम जीते कैसे? क्योंकि धर्म नहीं छोड़ा। और अगर आप समझते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन है, तो माफी चाहूंगा, नहीं है। जरा ये सुनिए, गुरु नानक ने इसके बारे में कहा। गुरु नानक साहब की, इसमें गुरु ग्रंथ साहब में लिखा से 13 अंग है क्या, देख लेना। कहते हैं, खत्रिया ने धर्म छाटी, मलेक पाछा बाखा गई है, सृष्टि सब एक वर्ण गई है। खत्रियों ने धर्म छोड़ दिया। मतलब जो, अब यहां धर्म का मतलब रिलीजन तो नहीं, खत्री मुसलमान तो नहीं हो गए थे, मगर धर्म से क्या मतलब है? जो अपना कल्चर था, जो अपना बेस था, कि वो तो डिफेंस के लिए पैदा हुए थे, लोगों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। खत्रिया ने धर्म छोड़ा, मलेक भाषा गई है, मीन्स पर्शियन, सृष्टि सब एक वर्ण गई है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी हमारी, ये जो नालंदा से पहले की, दैट वाज तक्षशिला, यस, दैट वाज ओल्डेस्ट। तो उसको तो उन्होंने तब से वो बर्बाद किया, 7वीं शताब्दी तक आते आते वो काफी कमजोर हो गई थी। मगर उससे बाद जो थी नालंदा, जब उसे 1293 में बख्तियार खलजी ने चलाया, तो कई महीने जलती रही। जितने वहां लोग थे सबको मार दिया, और बाद में पूछते कर रहे यार ये तो बता दो था क्या ये। यानी कि कोई बंदा ये बचाने के लिए भी नहीं बचा कि वो था क्या।
तो अब जरा सोचो वो कल्चर कैसे बची हो। एक राइटर है अलबरूनी, मैंने डॉक्टर साहब को उसका वो भेजा था, जो बुक का फर्स्ट पेज का फोटो, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आप जरा उसको देख लीजिएगा कभी। वो कहता है महमूद गजनी के हमले के बारे में, वो कहता है इंडियन साइंसिस्ट, हिंदू साइंसिस्ट हैव फ्लड द एरिया which we have captured to areas which we are yet to capture. कहता है Hindus have been scattered like atoms, atoms of dust, and wherever they go, they nourish a deep hatred for us. तो एक वो आदमी जो कि ख्वारिज्म का एम्बेसडर है महमूद गजनी के कोर्ट में, जो कि फारसी का तो है ही है, अरेबिक का स्कॉलर है, और उसने ग्रीक्स जो लर्निंग है वो बड़ा बराबर कोट करता है, उसको पढ़ा है, और उसके बाद हिंदू साइंसिस को समझने के लिए 13 साल उसने लगाए यहाँ हिंदुस्तान में रह गए, और 1030 में उसने अपनी किताब कंप्लीट की। तो आप सोचिए कि वो कितना इंप्रेस रहा होगा हिंदू साइंसिस से कि जो 13 साल इस कैलिबर का बंदा यहाँ बैठ के संस्कृत सीखी, और पर जो उसको समझ आता था कि ये सबसे कंप्लीट आदमी है इस किताब, इस स्क्रिप्चर को पढ़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करता था। और उसने वो कहता है कि यहाँ धर्म के नाम पे झगड़े झगड़े होते हैं, कहते ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, पर कहता खून खराबा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कहते हैं ये तो कहते हैं सारों को मोक्ष का अधिकार है, कोई कैसा भी है, सबको मोक्ष का अधिकार है। और वो जरा सोचिए कितना इंटरेस्ट हुआ होगा, 2 बार व्यास को कोट करता है, 2 बार व्यास को कोट करता है अलबरूनी, और ये साको ने उसका ट्रांसलेट किया है। वो कहता है लर्न 25, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस बाय डिस्टिंक्शन, आफ्टरवर्ड्स adhere to whatever religion you like, your end will be salvation. 25 को समझ लो, उसके बाद जो रास्ता मर्जी अपना लो, तुम्हारा अंत मोक्ष ही होगा। 25 है, इसीलिए इसको, क्योंकि संख्या की बात करती है ना, तो इसको सांख्य योग भी कहते हैं। और ये 25 कौन सी है? ये 25 जो है, ये वही है जो पुरुष है, प्रकृति है, महत है, अहम है, मनस है, हमारी बाह्य इंद्रियां और हमारी अंदर की इंद्रियां, और उसके बाद ये 5 महाभूत हैं, जिसमें कि ईथर है, एयर है, फायर है, वाटर है। और जरा सोचिए अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर क्या होगा? आदि शंकराचार्य से बड़ा तो कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं हुआ। आदि शंकराचार्य बनारस में नहा के आ रहे हैं, गंगा जी में स्नान करके आ रहे हैं, और आगे से एक डोम सड़क के सेंटर में आ रहा है। तो सन्यासी थे, सहज रूप से कहा हटो हटो। बैंक डोम रुक गया, खड़ा हो गया, कहते कौन हटे, कौन हटे? शंकराचार्य एकदम सहम गए, ये क्या पूछ लिया, कौन हटे? कुछ जवाब नहीं देते बना। अगला सेंटेंस वो कहता है डोम, अगर आप आत्मा हैं तो मैं भी आत्मा हूं, अगर आप पंचमहाभूत हैं तो मैं भी पंचमहाभूत हूं। अरे शंकराचार्य वही की वही उसके चरणों में गिर गए। ये है हमारी सभ्यता। और आपने देखा होगा जो हमारे ये लोग हैं ना, आमतौर पे तो वो है ही ना कि रस्मों में कुछ नहीं रखा, ये और है भी बहुत सारी रस्में फजूल, मगर जो हमारे ऋषि थे उन्होंने रस्म क्या होती है कि आप इंटरनल आइडिया को एक्सटर्नलाइज कर देते हो, उसको कोई बाहर का रूप दे देते हो, इंटरनल स्टोरी को। दैट इज व्हाट बिकम्स रस्म। कैसे? आप सबने बहुत बुजुर्ग लोग हैं, डेथ देखी होंगी,
डेथ्स देखी होंगी, और वो भी देखा होगा कि मिडिल पॉइंट पे जाके बॉडी को रख देते हैं, और ये भी देखा होगा कि उसके बाद वो एक घड़े में पानी लेके चक्कर काटते हैं और उसके बाद घड़े को तोड़ देते हैं। घड़ा एकदम नहीं खाली करते, स्लोली खाली करते हैं, क्योंकि जीवन का घड़ा एकदम खाली नहीं होता, वो जीवन के घड़े का सिंबल है। उसके बाद जब घड़ा खाली हो गया और घड़ा तोड़ दिया गया, तो घड़े की जब धीरे धीरे खाली हो रहा था, तो उस घड़े में 2 चीजें आ रही थी एम्प्टी स्पेस पे, एक था आकाश और एक थी हवा। तो जब घड़ा टूट गया तो आकाश कहां गया? आकाश कहां गया? घटाकाश, घड़े का आकाश पटाकाश में मिल गया। हवा कहां गई? हवा में मिल गई। जल कहां गया? अरे नीचे को बहेगा, इनके अंदर उसका इट बिलोंग्स टू अर्थ, नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। और वो जो उसके टुकड़े थे घड़े के, वो कहां गए? जमीन पे पड़े। क्यों? मिट्टी है। मीन्स पंचभूतों को तो पंचभूतों में जाना है। अगर यही जो वो अंदरूनी जिस पे जोर दे रहा है, अगर यही, और वो फिर इसके बाद वो कहते हैं कोई गुंजाइश ही नहीं रही। वो कहता है कि तुम इसको समझ लो, कहते हैं सब सियाने एक बात, फिर जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, हाँ घूम के तो फिर वही आना है। क्यों? आपने सत्य को जान लिया, आपने सत्य को जान लिया। तो सारी की सारी जो दिक्कत वो उसी पॉइंट तक है जब तक हमने सत्य को जाना नहीं। फिर वो हम देखते हैं किस अरबों ने अभी जैसे बात की हमलों की, सिंध पे हमला किया था, सिंध पे हमला किया, काफ़ी नुकसान हुआ। लोगों को कहा मुसलमान बन जाओ, वो तो मार देंगे। बेबल में पहली बार जहाँ वो आए, कहता मार दो, मार दो, बड़े सहज रूप से, बड़े सहज रूप से। जैसे कि कोई मुझे कह रहा हो, हाँ सीधा आ जाए, टोपी छीन लूंगा, मैं छीन ले, मार दो, पर जैसे कोई बात ही नहीं है। इस एक बात में क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी ये जान चुका था कि सामने वाला मुझे मार ही नहीं सकता, ये बेवकूफ है, ये मुझे क्या मारेगा। वो आपने जोक सुना है ना, सारी खुदाई एक तरफ, चोरू का भाई एक तरफ, सारी फौजें एक तरफ, ये सिंगल आइडिया एक तरफ, जिसने हिंदुस्तान को बचाने में कंट्रीब्यूट किया। और ये वो जवाब है। आप तो दुनिया घूमने हैं, आप कह सकते हैं हमने दुनिया देखी है। अरे भाई कोई एक मुल्क तो बता दो, कोई एक मुल्क तो बता दो जहां मुसलमानों ने 500 साल राज किया हो और 1800 में मुस्लिम पॉपुलेशन है 1 in 6, मीन्स 15%, 1 in 6। पर वो सेंसस डेटा नहीं है, सेंसस थी नहीं। जब सेंसस भी है तो प्री पार्टीशन लास्ट सेंसस 1942 का, उसमें जो उनका नंबर है वो है 24.8, यानी कि 500 साल में 25% का आंकड़ा वो नहीं पकड़ सके। क्यों? उनकी जो सबसे बड़ा हथियार था वो क्या था? मार देंगे। और यहां का आदमी हंसता था, पागल हो रहा है, इसको पता ही नहीं। सिर्फ एक मुल्क है आज की डेट में, जो कि इंडिया के अलावा, जो कि 500 साल राज किया मुसलमानों ने, पर वो क्रिश्चियन है, रोमन कैथोलिक है, वो मुल्क है स्पेन, वो मुल्क है स्पेन। और वहां कैसे हुआ? अरे सारे कन्वर्ट हो गए थे, फिर यूरोप वालों ने रिकन्क्वेस्टा करते हैं, स्पेन की लीडरशिप, इसकी फ्रांस की लीडरशिप में स्पेन पे बहुत सारे हमले करके दोस्ती इलाके को वापस जीता। और वहां उनको कहा कि देखो 2 बातें हैं, या तो स्पेन छोड़ दो, या कन्वर्ट हो जाओ, रिकन्वर्ट हो जाओ। उनकी जो चर्च है उसका नाम भी ला मॉन्ट है, मस्जिद वाला चर्च ला मॉन्ट। और यूरोपी लोग
रिकन्वर्ट हो गए। कुछ तो यहां तक भी हुआ, उन्हें कहते थे क्रिप्टो क्रिश्चियंस, के नाम के क्रिश्चियन बन गए, मगर वो अंदर अंदर जो भी था वो मुसलमान, क्योंकि वो हो गए थे। तो उसको छोड़ के स्पेन को, जहां के हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जबरदस्ती किसी ने रिकन्वर्ट किया हो, तो वो आप देखो कि एक भी मुल्क ऐसा ना बचना और हिंदुस्तान का ऐसा बचना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब एक बड़ा अहम सवाल आता है कि यहाँ औरतें जौहर करती थी, कि औरतें जौहर क्यों करती थी? मैं भी इस बात को लेकर परेशान था। मैंने सब राजस्थान वालों को पूछ लिया, मेरे बहुत अच्छे होते ही हैं करीब दोस्त, भाई मैंने कहा मुसलमानों के आने से पहले कोई एक केस बता दो जहां जौहर हुआ। कहते एक भी केस नहीं है। तो भाई यहाँ इतने सारे केस क्यों हैं? तो अब इब्न बतूता में एक जगह उसने लिखा अपने ट्रेवल अकाउंट में, रहला कहते हैं उसका ट्रेवल अकाउंट, कहता है कि वो दरबार था और सुल्तान ने राजाओं की बेटियों को बुलाया डांस करने के लिए, और डांस के बाद जो हम लोग थे फॉरेनर्स, अजीज कहते थे उनको, डियर, उनको बांटा गया। उफ़ो, that means the princesses were given as sex slaves। तो जब आपके सामने हर पल मरने की और एक बार मरने की चॉइस हो, आप क्या करेंगे? मगर कोई लोग इससे भी आगे थे। जैसे कि जब सिंध में हमला हुआ तो लाडी बेगम थी उसकी, और लाडी रानी अपने बेटे जसिया के साथ, कहता है ना दूसरी रानी जल गई, कहता मैं ना चलती, मैं देखती हूँ कौन मेरे पास आता है। लास्ट तक लड़ी। जब इसने अपना मोहम्मद गौरी ने हमला किया गुजरात पे, तो गुजरात छोटा था, उसकी माँ नायकी देवी उसने कमांड किया। जब अकबर ने चित्तौड़ पे हमला किया तो वो 8 महीने के घेरे के बाद जैबल जो कमांडर था उसको गोली लग गई। तो अगले दिन देखा उसने किले में आग की लपटें आ रही हैं, तो समझ गए कि यार कोई खासी बात हो गई है, कोई बड़े बड़ा आदमी मारा गया है। तो अगले उन्होंने गेट खोला और हमला किया, सबसे आगे जैबल को लाए क्योंकि वो कमांडर था फॉर्मल, और उसकी दोनों साइडों में उसके 2 बॉडीगार्ड थे। जानते हैं कौन? एक तरफ उसकी मां, एक तरफ उसकी पत्नी। और प्रताप का नाम तो सबने सुना है, कोई फायदा नहीं जिक्र करने का। गोंडवाना की रानी दुर्गावती, जिसके बारे में अबुल फजल कहता है अकबरनामा में लिखता है कि जब कोई शेर का पता लगता था, वो दुर्गावती तब तक अनजल ग्रहण नहीं करती थी जब तक कि उस शेर को मार न ले। अकबर ने फौज भेजी, उसने हरा दिया। फिर सेकंड टाइम अकबर ने सोचा कि ये तो मुश्किल हो गया, तो फिर वही दूसरा काम तोड़ वाला, और फिर भी वो लड़ी अपने छोटा बच्चा था उसको पीछे रख के, जो बाद में लक्ष्मीबाई ने किया, जिसके बारे में आप जानते हैं, झांसी की रानी। शी वॉज ओनली ट्राइंग टू इमिटेट रानी दुर्गावती, द गोल्ड क्वीन। तो ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन खलजी ने जब चुपचाप डेक्कन में घुसा तो एक ऐसी टुकड़ी ने हमला किया जिसको 2 औरतें लीड कर रही थी, और एंड तक वो लड़ी और काफी लॉस इनको दिया। जैसे ये हालत हो गई, उसने सारे इस्लामी लिखता है, सारे लोग इकट्ठे किए, कहता भाई देखो ये बात साफ हो गई, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अरे यहाँ तो औरतें हमसे ही डरते हैं, आदमियों का तुम कुछ सोच लो, तुम्हें तो कस के लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से वापस जाने वाला कोई सीन नहीं बचा। तो ये मत समझ लेना कि सारी औरतें ही और करती थी। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। और सबसे ब्यूटीफुल, क्योंकि देखो अभी जो मैंने मां की बात की थी पहले शुरू में, अनलेटेड होना
जिसे आप इलिटरेट कह सकते हैं, और अज्ञानी होना ये ऑटोमेटिक नहीं है। इफ यू आर अनलेटर्ड यू डोंट बिकम अज्ञानी। और हिंदुइज्म की कमाल आप एक स्ट्रेंथ देखिए साहब, समझ आ गई कि वो क्योंकि सारे जो स्कूल थे वो मंदिर से अटैच थे, तभी वो कहते हैं साइंसेस ऑफ फ्लैट, क्योंकि साइंसेस में जो है मंदिर की तलवट में पलती थी रिसर्च भी। फिर वो कहता है महमूद हैज अटरली डिस्ट्रॉयड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। कैसे? अब आप देख लो ना कि अमृतसर की सारी प्रॉस्पेरिटी गोल्डन टेम्पल पे निर्भर है और किस पे है, तो वो फर्क ही है। आप देख लो आपके सामने। तो जब टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाता था, और इसीलिए जब अरबों ने मुल्तान पे हमला किया तो वहां का टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया। वो है मुल्तान मीन्स मूल स्थान, और वहां पे सन टेम्पल था, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो बाद में महमूद कज़िन ने डिस्ट्रॉय किया। क्यों? कहते भी राज करना है, या व्यापारी नहीं आएंगे, या व्यापारी नहीं आएंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। मगर गजनी ने कौन सा राज करना था? उसने तो लूटमार करनी थी, उसने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो साइंसेस चली गई, एजुकेशन चली गई। अब जरा सोचिए एक समाज का वो कहता है बेखुदी की झील में जब से उतरना आ गया, तन्हाई को ताकत में तब्दील करना। अब अपनी अनपढ़ता को अपनी ताकत बनाना है। कैसे? जग नहीं कर सकते, कोई साधन नहीं है, तो फिर पैसे नहीं है, यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो सारा टेस्ट लग गए, सब अनसेफ हो गया, तो क्या करें? सब एक किताब है बड़ी लाजवाब, आप सबने उसका नाम सुना होगा, भगवत गीता का नाम तो सुना है, पर यहाँ भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता। आप सबके पास होगी भी शायद, उसको देखिए शुरू करने कैसे हो भागवत का पाठ कैसे शुरू किया जाए। और वहां वो कहता है कि कोई मंदिर की रोड नहीं, कोई ओपन स्पेस ठांस लो और सबको इन्फॉर्मेशन दो, विद फैमिलीज आए और 7 दिन तक रहे। यार सोचिए विद फैमिलीज आए, अब लेडीज के लिए कितना बड़ा मौका था, और यहाँ 7 दिन रहे और उसको श्रवण करें। अब आप सोचिए हमारे लिए तो आप ये पूछो कि कल व्हाट्सएप पे क्या था, तो यार किसको याद है? इससे इंफॉर्मेशन बाउंड। मगर जिस औरत को सिर्फ 7 दिन तक ही इंफॉर्मेशन मिलनी है बाहर के बढ़ की साल में, तो उस औरत के लिए वो 7 दिन की इंफॉर्मेशन कितनी गंदगी होगी, वो उसको कितना सहज करती। और छोटे बच्चे तो औरतों के पास ही रहते थे। फिर वो, और एक आप जानते हैं, आप सबने भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहानियां सुनाई होंगी, जवाब किस्म के लोग रहे होंगे। और औरतों की बात जब आती है, आपने शायद हिंदी के लोग भी हैं, एक कपलेट सुनी होगी, कहते हैं सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, बाकी कवि खगोत्सम जह तय करे प्रकाश। सूरदास तो सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है, केशव तारा है, बाकी मेरे जैसे जुगनू है। कहता वो तो बस कभी टिम कभी बंद हुए कभी छुटे। सूरदास की जो फाइनेस्ट कंपोजिशन है वो क्या है? उसकी जो फाइनेस्ट कंपोजिशन है वो जो है वो है भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत क्या है? कृष्ण चिट्ठी लेके उद्धव को भेजते हैं, अब ब्रज में वो खुद ही कहता है ब्रज में पाती पाचन ना आए, फिर क्या करें? वो एक लेती है, उसको आंखों से लगाती है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं,
और एंड तक पहुंचते पहुंचते श्यामल हो गई शाम की पाती। फिर वो सोचता उधो ये तो मुश्किल हो गई, जो लिखा था वो तो गया, अब वो उनको ज्ञान की बात करता है। तो वो कहती है उधो तुम हुए गौरे, पाती लेके आए गौरे, ज्ञान कहाँ रखे उधो, रोम रोम सामने। ज्ञान कहाँ रखे उधो, रोम रोम सामने। ये है इंडियन मदर, ये है मतलब उद्धव इज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर। और अनपढ़ औरतें ब्रज की, आई कैन से, जैसे कहते हैं ट्रांसिंग, वो बंदे को, अरे वो एक किताब आई थी मेरे पास रिव्यू के लिए यूएसए से, प्रोफेसर हॉले, उसमें उसने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, कहता है उद्धव बिकेम सुद्धो, उद्धव बिकेम सुध, उद्धव सीधा हो गया। उसको समझ आ गई, उसको समझ आ गई कि ये मेरे को कृष्ण ने उनको समझाने नहीं भेजा, मुझे अकल लगाने के लिए भेजा। चलो कहने को, बात करने को बहुत कुछ है, पर अब आपके टाइम की भी सीमा है, मुझे नहीं पता कि आपके टाइम की क्या लिमिट है। क्योंकि फिर वो मेरे ऊपर जाएगा, आप सवाल पूछते रहेंगे तो आपका टाइम होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी हिस्ट्री, पूरा रिलीजन, पूरी कल्चर हमारी इंडिया की बताई। मैं बहुत ही गमगीन होकर सोच रहा था कि पहला रेफरेंस इन्होंने भीलों का और महाराणा प्रताप के बारे में जो राजस्थान का कहा, क्या लड़ाई होती थी, क्या धर्म पे होती थी। सुबह लड़ते थे, शाम को लड़ाई बंद हो जाती थी, एक दूसरे का हाल पूछते थे, एक दूसरे के जख्मों पे मलहम लगाते थे, और चाहे वो सुबह फिर उठ के लड़ते थे। और महाराणा प्रताप के यहाँ पर अकबर का कुछ लेडीज आ गई, क्योंकि वो जंगल में चित्तौड़ का किला हारने के बाद वो जंगल में चले गए, और उसके बाद वहाँ से वो लड़ाई लड़ते रहे भीलों के साथ मिलके। तो वो जब औरतें आई तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि इनको बड़ी इज्जत से अकबर के पास पेश कर दिया जाए, और उनको हैंड ओवर किया। एक बड़ी हमारी तहजीब की लड़ाई हुआ करती थी, और कभी रात को मुगल जो थे वो रात को आक्रमण करके हमें सोए को आके कत्लेआम करते थे, और वो सारी चीज़ें थी। तो ये जो आपने इंडियन कल्चर के बारे में कहा, हम लोग, हमारे डीप रूटेड, हमारे यहाँ ये बहुत कल्चर जो है वो बहुत पुरानी है, और हमें इस चीज़ के ऊपर मान है कि हम कहीं भी जाते हैं। आज भी कोई बात हो रही थी, ड्रेस की बात हो रही थी, तो हमारी जो कल्चर है वो बहुत अच्छी है। आपने ये कहा कि अपनी अज़म को बचाने के लिए वो जौहर की जो प्रथा चली थी वो इसीलिए कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये बेटर है कि हम ये जौहर कर लें। और 3 जौहर जो हैं वो हमारी हिस्ट्री में बड़े मशहूर हैं। और आपने ये जो कहा कि जब कुतुब मीनार जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान को फतेह किया तो कुतुब मीनार कुछ भी नहीं, ये एक विक्ट्री स्टैंड है। जो हम विक्ट्री स्टैंड लगाते हैं ना, तो वो विक्ट्री स्टैंड है। तो ये जब कुतुब मीनार बनी, आपने उसका ललाट का जो बात की, गुप्त पीरियड की, उसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जब हम जाया करते थे तो कहते थे भाई ललाट के चारों तरफ हाथ फैला के देखो, अगर दोनों हाथ मिल जाते हैं, और अगर नहीं मिलते, दोनों में एक बात हुआ करती थी, वो बाद में बताऊंगा जी। किसी ने पूछा कि कल शब कहाँ थे, उन्होंने कहा वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है, इसलिए वो राज की बात है, वो बाद में बताएंगे। हम शरारती हुआ करते थे, हम कहते थे जिसके हाथ मिल गए वो ये है, और जिसके हाथ नहीं मिले वो है। जी हाँ, एक बड़ी अजीब बात होती है।
आप इंग्लिश आपने बहुत पढ़ी होगी और देखा होगा, किसी चीज़ का हमारी हिंदी संस्कृति का कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं। सीता ने राम से कहा कि अजी आप बड़े वो हो, इसकी इंग्लिश बता के बताइए। जी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें डॉक्टर साहब से जो इन्होंने कहा? और इन्होंने नालंदा के बारे में बताया कि वो खिलजी ने बहुत थोड़ी सी सेना थी उसके पास और आके 10,000 बौद्ध जो थे उनको कत्ले आम किया। और उनकी लाइब्रेरी जो थी जिसमें हमारे यहाँ हुआ क्या था कि एक बार वो बीमार हो गया था और उसको इलाज नहीं आ रहा था, तो किसी ने कहा जी कि हमारे यहाँ तो आपके यहाँ कोई इलाज नहीं है, आप ऐसे करो कि बौद्ध वाला वहाँ जो गुरु हैं उनको बुला लीजिए। तो उसने कहा कि ये शिक्षा हमारे पास नहीं है, इनके पास है, तो इनको ख़त्म करो। तो हमारी पूरी लाइब्रेरी वो जो थी वो जलती रही 3 महीने और उसके बाद 10,000 को कत्लेआम किया। नालंदा जो थी वो सारी डिस्ट्रॉय की गई, टेंपल हमारे डिस्ट्रॉय किए गए, हमारी कल्चर, लेकिन कल्चर कभी जाती नहीं है, कल्चर वहाँ की वहाँ है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें डॉक्टर साहब से तो यू आर मोस्ट वेलकम, फ्लोर इज ओपन। So there is no question. Okay, I request all the directors to come. हम अपने डॉक्टर साहब को ऑनर करेंगे अपने क्लब की तरफ से और अपनी तरफ से। जी ऑल द डायरेक्टर्स दे आर टू कम प्लीज। वो काफी जानकार हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ हिंदूज डाउनफॉल? थैंक यू वेरी मच। एक मिनट जवाब दूँ? नहीं वो अभी पहले ऑनर कर दें। हाँ जी आइए, थोड़ा सेपरेट हो जाइए, थोड़ा सेपरेट हो जाओ और मैं भी आ रहा हूँ। तो आपने इंडियन कस्टम भी छोड़ा। ये हमारा यूनिवर्सिटी में हमेशा दुशाला देखे, वाइट दुशाला हुआ करता था, वाइट मिला नहीं तो यही कलर मिला तो हमने सोचा यही वाला थैंक यू। हम अपने क्लब की तरफ से आपको ऑनर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत उम्दा सवाल आपने पूछा है। अब इसकी जो आम जवाब लोग देते हैं, पहले वो सुन लीजिए कि इसके क्या जवाब हैं मार्केट में। क्वेश्चन ये है इनका कि हिंदू क्यों हारे। तो पहले मैं बता दूं कि क्या जवाब हैं जो मार्केट में इस सवाल के दिए जाते हैं और फिर के असली जवाब क्या है, जो मेरी नजर में असली है, बाकी नहीं कह सकता। दोस्तों आम जवाब वो ये देते हैं कि हिंदू डिफेंसिव लड़ते थे, ऑफेंसिवली लड़ते थे। तो पहली ही लड़ाई आपने महमूद गजनी का नाम तो सुना होगा, मगर हिंदू शाहीज का नाम कभी नहीं सुना होगा। काबुल के हिंदू शाहीज सबसे ज्यादा लड़े और जो उसका इंपॉर्टेंट रूलर है जयपाल, उसकी कम से कम 5 लड़ाइयाँ हैं जिनमें 3 डिफेंसिव हैं और 2 ऑफेंसिव हैं। दूसरा वो कहते हैं कोई अच्छा नहीं लड़े। तो जो तीसरी लड़ाई हो रही है
फरिश्ता हिस्टोरियन लिखता है, पूरी स्टेट देता है कि दिल्ली से लेके अलग पार्ट्स के सेनाएं कैसे गई, और लास्ट में लिखता है कि औरतों ने अपने गहने तक कंट्रीब्यूट कर दिए। तो ये जवाब कि वो मिलते नहीं लड़ते थे, और अगर यहाँ मूलराज ने हराया तो इकट्ठे लड़े, पृथ्वीराज ने हराया इकट्ठे लड़े, राणा सांगा ने हराया जीत मतलब बैटल दी तो इकट्ठे लड़े, ऐसा नहीं था। दूसरी बात वो कहता है जी यहाँ तो किसान जो है ना, किसानों को तो कुछ लेना देना नहीं था, किसानों को भी ये आम सी बात है। और इस पे या सोचिए जरा कि ये एक मगर एक ग्रीक राइटर जो अलेक्जेंडर के टाइम से यहाँ आया, वो ये कहता है कि यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है, ना किसान को नुकसान पहुंचाएंगे ना पेड़ काटेंगे, इसलिए किसान न्यूट्रल है। तो असली जो वजह है वो दो है। एक तो ये है